हाँ बेटा, सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। अच्छा, देखो आज एक तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट करनी है, फर्टिलाइजेशन पूरा करना है, और लास्ट में हम करेंगे इम्प्लांटेशन। ठीक है। हाँ, आज याद हो लास्ट में मैंने खत्म किया था oogenesis कल, और मैंने कहा था oogenesis और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक जैसा ही है। ठीक है, कैसे एक जैसा ही है बताते हैं। एक्चुअल में अगर मैं कंपाइल करूं दोनों को एक साथ, oogenesis को और मतलब देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान दो जगह इवेंट होते हैं। इवेंट समझते हो? इवेंट समझते हो? हाँ, दो जगह इवेंट होते हैं। ठीक है। हाँ, एक तो कहां पर यूट्रस में इवेंट चल रहे हैं, दूसरे कहां चल रहे हैं, सॉरी, ओवरी में इवेंट चल रहे हैं, और यूट्राइन वॉल में भी इवेंट चल रहे हैं पैरेलल। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। कौन चला रहा है? हार्मोन चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? देखो भाई, यहां से GnRH निकलेगा, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से कहेगा कि भाई निकालो FSH। तब यहां से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी के अंदर, ये क्या है ओवरी, ओवरी में क्या होते हैं भाई, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। तो ये किसको इंड्यूस करेगा? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, यानी कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, जिससे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल बन रहे हैं। याद आया? कौन बना रहा है? FSH। जैसे जैसे फॉलिकल आगे बढ़ते जा रहे हैं, एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है। और बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? ये बढ़ता हुआ एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन करेगा। प्रोलिफरेशन समझते हो? डिवीजन, प्रोलिफरेट करना, सेल को डिवाइड करना। समझना मेरी बात? हाँ, तो प्रोलिफरेशन चल रहा है, डिवीजन चल रहा है, और थिकनिंग चल रही है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो ये थिकनिंग किस पे डिपेंड है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का निकलना किस पे डिपेंड है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। ये किस पे डिपेंड है? FSH। FSH किस पे डिपेंड है? GnRH। यानी डायरेक्ट कोई चीज कंट्रोल नहीं हो रही, सब इनडायरेक्ट कंट्रोल हो रही है। यहां से चल रही है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से चल रही है, ठीक है, ओवरी, ओवरी से चल रही है यूट्रस। क्लियर है? बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सब डिपेंडेंट है एक दूसरे पर। क्लियर है? बिल्कुल। चलो ठीक है। फिर जब मैं कहता हूं कि बेटा 14वां दिन होता है, 14वां दिन होता है, तो एक हार्मोन निकलता है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। याद आया? जो क्या कराएगा? ओव्यूलेशन। इसको तो कहां पहुंचा देगा? फैलोपियन ट्यूब में। रप्चर्ड फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम। रप्चर्ड फॉलिकल कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम भी तो एक हार्मोन रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या काम करेगा? फर्दर थिकनिंग, यानी दोबारा से फिर से अगेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, अगेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, क्योंकि एस्ट्रोजन का काम ही है प्रोलिफरेशन, थिकनिंग, डिवीजन। क्लियर है? एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का काम नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना। मेंटेन कैसे करेगा? यहां पर ब्लड की सप्लाई बढ़ा देगा, ब्लड वेसल्स को कॉइल्डली, हाईली डेंस कर देगा, तो मेंटेन रहेगी। साथ में एंडोमेट्रियम को सिक्रेटरी बनाएगा। क्या बनाएगा? सिक्रेटरी, ग्लैंडुलर बनाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से सीक्रेशन करना चालू कर देगी, सीक्रेशन करना चालू कर देगी। तभी तो इस वाली फेज को हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं, कहीं कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। सिक्रेटरी फेज बोलते हैं क्योंकि एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी, आई नहीं आई। पर ये तभी तक मेंटेन रहते हैं जब तक कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बढ़ा हुआ है। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल घटा, तुरंत कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस अल्बाइकेंस। क्लियर है? बिल्कुल। और तेजी से एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन चालू हो जाएगा। एंडोमेट्रियम टूटेगी तो स्लज आउट, बाहर निकलना चालू कर देगी परफोरेटेड हाइमन से। इसी को मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। इस वजह से साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। आई या नहीं आई? तो हर चीज डिपेंडेंट है ना। इसी को हमने कुछ फेजेस में कन्वर्ट किया है। ठीक है, फेज समझाऊंगा। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं ये साइकिल देखने को कहां मिलती है? प्राइमेट्स। समझ रहे हो? प्राइमेट्स कौन होते हैं? खाली एप होते हैं?
एप्स प्राइमेट में आते हैं। प्राइमेट किसे कहते हैं? जिसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं। तो जो अपने एक्सप्रेशन को, अपने सुख, अपने दुख, अपनी भावनाओं को, नहीं आया क्या, अपनी खुशी को चेहरे के फेशियल एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट करना जानते हैं, नहीं आया क्या? वो सब कौन है? समझ रहे हो ना मेरे? यस, मंकी नहीं कुछ। क्या क्या? काओ? क्या बोल रहे हो? काओ खाओ, ढंग से बोलो। क्या? काओ नहीं होती, ठीक है। प्राइमेट्स में 3 आते हैं, ठीक है। कौन कौन आते हैं? मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग। ये तो मैंने एक फीचर बताया, ऐसे बहुत सारे फीचर है प्राइमेट्स के, ठीक है। तो ये 3 आपको पढ़ने हैं। इन 3 के अंदर साइकिल मिलती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अदर देन प्राइमेट, एस्ट्रस साइकिल। कोई भी अदर देन प्राइमेट, ठीक है। कुत्तों में भी एस्ट्रस साइकिल होती है, अदर एनिमल्स में भी एस्ट्रस साइकिल होती है। इसको हम कहते हैं ब्रीडिंग साइकिल, मतलब ब्रीडिंग सीजन के टाइम पर ही चलती है। जब सीजन आता है इनका ब्रीडिंग का, तो अचानक से हार्मोनल लेवल बढ़ता है, और हार्मोन लेवल बढ़ने से वो ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग करने से बच्चे पैदा होते हैं। सिंपल सी बात, सारे एनिमल्स में यही प्रक्रिया होती है। पर ह्यूमन में ऐसे नहीं होती, एप में ऐसे नहीं होती, मंकी में ऐसे नहीं होती। समझ रहे हो? कोई सीजन नहीं होता, ठीक है। प्रॉपर साइकिल चलती है, मंथली साइकिल, हर मंथ सिस्टमेटिक वे में। समझ में आया? इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 जगह इवेंट हो रहे हैं, ठीक है भाई। 28 ± 2 डेज की हो सकती है, प्राइमेट में चलती है। जब चालू होती है तो उसको मिनार्के बोलते हैं, खत्म होती है तो उसको मेनोपॉज, ठीक है। 28 ± 2 डेज स्टैंडर्ड वैल्यू है इसकी, ठीक है। वेरी करती है, ठीक है। मिनार्के से स्टार्ट होती है और मेनोपॉज तक चलती है। फीमेल प्राइमेट्स में मिलती है, मंकी, एप एंड ह्यूमन बीइंग। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। साइकिल जो इवेंट हो रहे हैं 2 जगह हो रहे हैं, एक तो ओवेरियन साइकिल चल रही है, एक यूट्राइन साइकिल चल रही है, जिसकी वजह से हम उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल सकते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं, फॉलिक्यूलर फेज, इसको हम 3 फेज में डिवाइड किया ओवरी के अंदर। तो ओवरी में पहली फेज कौन सी आती है? फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होता है। कौन कराता है? एफएसएच, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। किस किस दिन से स्टार्ट होती है? एक्चुअल में पहले दिन से तो फॉलिकल पर कोई इफेक्ट आता नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल चालू होता है 6वें दिन से, 6 से लेकर के 13वें दिन तक, 6 to 13 डेज। यहां तक क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, 6 to 13 डेज डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। क्लियर है बिल्कुल? फिर 14वें दिन क्या होगा? ओव्यूल्यूशन। 14th डे क्या होगा? ओव्यूल्यूशन। ल्यूटियल फेज, भाई कॉर्पस ल्यूटियम बनना, ल्यूटियल फेज। तो ल्यूटियल फेज भाई फिक्स है, 14 दिन की होती है, ठीक है। यानी कह सकते हो 15 से लेकर के 28 या लास्ट 14, ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट 14 डेज। पर जब ये फेज चलती हैं ओवरी में, पैरेलल यूट्रस में भी तो चेंज होते हैं भाई। 1 से लेके 5वें दिन, पहला फर्स्ट टू 5 डेज क्या होता है यहाँ पर? ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्रेक डाउन ऑफ, और स्लज आउट होती है, बाहर निकलती है। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। 1 से लेके 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज। फिर 6वें दिन से फॉलिकुलर फेज चालू होती है, तो एस्ट्रोजन निकलेगा। ये क्या काम कराएगा? प्रोलिफरेशन, डिवीजन, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। तो सेम ऐसे ही होगी 6 से लेके 13 दिन तक, 6 to 13 डेज। और फिर फाइनली ल्यूटियल फेज आ जाएगी। ल्यूटियल फेज 15 से 28, लास्ट 14 डेज की होती है, क्योंकि ल्यूटियल फेज के टाइम पर एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी, सो इट इज कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। तो 15 से लेकर के 28 डेज। इनमें कोई डाउट है किसी को? नेम के अंदर क्यों बोलते हैं सिक्रेटरी, क्यों बोलते हैं ल्यूटियल, क्यों बोलते हैं फॉलिकुलर, क्यों बोलते हैं इसको प्रोलिफेरेटिव, ओव्यूल्यूशन टर्म क्यों यूज किया, मेंस्ट्रुअल फेज क्यों टर्म यूज किया हमने? इसमें कोई डाउट? ल्यूटियल इसलिए कि कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है। और बोलो। सॉरी।
बताओ क्या? यूट्राइन मिल्क। भाई आगे जाके भाई यूट्रस के अंदर एक लिक्विड भरता है, सर्विक्स टाइट हो जाती है, यूट्रस में फ्लूइड भरना चालू हो जाता है, तभी तो उसमें आके जंप करता है। ठीक है, इनिशियल एम्ब्रियो, और जाके इम्प्लांटेशन होता है, नरिशमेंट तो वही देगी। यस। कौन सा वाला बेटा? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का हिंदी मीनिंग होता है डिवीजन, विभाजन। भाई कोई एक लेयर है, डिवीजन करती है, विभाजन करती है, तो कई लेयर बनेंगी, थिकनिंग होगी, इसको भी प्रोलिफरेशन। एस्ट्रोजन का सिक्रेशन नहीं होता, यूट्राइन मिल्क का सिक्रेशन होता है। यूट्रस के अंदर एक फ्लूइड भरता है और एंडोमेट्रियम सिक्रेटरी हो जाती है, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर हो जाती है, वो ग्लैंड की तरह बिहेव करती है और फ्लूइड को यूट्रस में भरना चालू कर देती है। सो इट्स कॉल्ड सिक्रेटरी फेज। हार्मोन अभी समझ में आएंगे, तो अभी रुक जा, ये नाम समझ पहले, तो स्टेप बाय स्टेप चल। हार्मोन वाले बात मैं समझाऊंगा, अभी उसको तो एक एक चीज समझाऊंगा क्रिस्टल क्लियर करता हुआ। लास्ट 14 डेज फिर से ल्यूटियल फेज चालू हो जाएगी, उसी ल्यूटियल फेज में। यस, साथ साथ चल रही है ना, तभी तो मैंने देखा भाई 15 से 28, 15 से 28 पैरेलल चल रही हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है, तुरंत ही एस्ट्रोजन का काम करेगा, थिकनिंग करता कराना चालू कर देगा और फर्दर थिकनिंग, प्रोजेस्टेरोन उसको मेंटेन करेगा। पैरेलल बिल्कुल, तो ये डायग्राम मैंने ऐड किया, ये वाला एकदम पैरेलल चल रहा है कहानी। ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है, ये इस पर डिपेंड है। अब बताओ। हाँ भाई, हाँ भाई, समझ में आया? ये तभी होगा जब निकलेगा, ये तभी निकलेगा जब बढ़ेगा, ये तभी बढ़ेगा जब फर्स्ट निकलेगा, तभी बढ़ेगा जब जीने बढ़ेगा। डिपेंडेंट है ना। बस बहुत दिमाग लगा लिया तुमने, पता नहीं कि रिसर्च कर रहे हो, बस मैं की वही हो, अच्छे क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहे। अब कहना चालू, अब एक एक फेज उठा रहे हैं। सबसे पहले कौन सी फेज उठाएंगे? मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन की होती है? 1 से 5 दिन की होती है। इसमें क्या होता है? एंडोमेट्रियम का ब्रेक डाउन, साथ में ब्लड लॉस भी होता है। एंडोमेट्रियम क्यों टूटती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने वाला प्रोजेस्टेरोन बाय बाय कह के चला गया, नहीं आया, प्रोजेस्टेरोन चला गया, इसलिए एंडोमेट्रियम टूट रही है। प्रोजेस्टेरोन क्यों जा रहा है? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को निकालने वाला कॉर्पस ल्यूटियम बाय बाय कह के चला गया। क्यों चला गया भाई? क्योंकि उसको मेंटेन करने वाला एलएच बाय बाय कह के चला गया। एलएच क्यों चला गया भाई? क्योंकि एलएच की एक समय अवधि होती है, पिट्यूटरी से निकल रहा है, उस समय तक ही रहता है, उस समय के बाद चला जाता है। अगर मान लो प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और एलएच चला गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट कर जाएगा ना। फिर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, एलएच जाते जाते उस समय अपने भाई को छोड़ के जाता है कि भाई अब तुझे निभाना है। कब तक? जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन जाता। जिस दिन प्लेसेंटा बन जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, 3 महीने लगते हैं प्लेसेंटा को बनने में, तब तक तू निभाइयो, पर मेरी तो एक समय अवधि है, मैं 14 दिन तक ये रिलीज हो सकता हूं, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो बाय बाय कह के एलएच चला जाता है और अपने भाई जीएनआरएच को छोड़ के जाता है। जीएनआरएच नहीं आया क्या? नहीं, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन नहीं। किसको छोड़ के जाता है? प्रेगनेंसी इंडिकेटर हार्मोन कौन सा होता है? एससीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। क्योंकि 7 दिन के बाद ट्रोफोब्लास्ट बन जाते हैं, इम्प्लांटेशन हो जाता है और ट्रोफोब्लास्ट ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन रिलीज करना चालू कर देते हैं। ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन बिल्कुल एलएच की तरह काम करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। कब तक? जब तक कि प्लेसेंटा नहीं बन रहा। प्लेसेंटा बन जाता है तो इसका भी काम खत्म, फिर तो प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, तो पूरा सारा काम वही खुद करेगा। बड़ा सिस्टमेटिक वे में काम है। अब एक एक करके स्टार्ट करना है। चलो, अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन की होती है भाई? 1 to 5
डेज, तो जानते ही हो क्या होगा इसमें, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम। अच्छा, एंडोमेट्रियम टूट क्यों रही है, ब्रेकडाउन हो क्यों रहा है, क्योंकि डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, में लिख दे रहा हूं पर मिली प्रोजेस्टेरॉन, तो ये कम हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं कम भाई, क्या जरूरत पड़ गई इनको कम होने की, क्यों हो रहे हैं कम, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां डी जनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम हो रहा है। भाई ये क्यों डीजेनरेट हो रहा है, इसको क्या पड़ी है डीजेनरेट होने की, क्योंकि इस भाई को मेंटेन करने के लिए भी एक भाई है, क्योंकि डिक्रीज लेवल ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल कम हो रहा है। समझ में आ गया। इस दौरान ऐसा कौन सा हार्मोन है, सब कम हो रहे हैं, तो कोई एक तो होगा जो बढ़ रहा होगा, इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या काम करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, इंक्रीज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज क्यों कराने हैं, क्योंकि एंडोमेट्रियम को स्लज आउट करना है, बाहर निकालना है, ऐसा ना हो रह जाए अंदर, इन्फेक्शन हो जाएगा रह गई अंदर तो, ठीक है। तो नेचर क्या चाहती है कि जितनी भी एंडोमेट्रियम टूट रही है वो स्लज आउट हो, बाहर निकले, ठीक है। जो भी यूट्रस में होगा सब बाहर जाएगा, सब कुछ, ठीक है। यस, सब कुछ कम हो रहा है, तेरे सामने है, सिर्फ एक चीज बढ़ रही है, तेरे सामने है, बता। अब थोड़ी पूछ रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन भी कम हो रहा है, अच्छा सर कार्पस ल्यूटियम भी डिजेनरेट करता है, नहीं आएगा, अब भाई हो रहा है, सामने नहीं हो रहा है, सब चीजें एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, बताओ। कोई ऐसा लग रहा है आपको, कोई अपने आप कोई चीज चल रही है, भाई ये हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि ये हो रहा है, नहीं है क्या, पर एक ऐसा है जो बढ़ रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन। सब कुछ कम होता है, बस प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ते हैं, ठीक है। तभी तो हल्का सा एब्डोमिनल पेन होता है, फीलिंग ऐसे आती है कोई पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो एक एक फीवरस कंडीशन आती है, एब्डोमिनल पेन होता है हल्का सा, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन बढ़ रहे होते हैं उस समय, ठीक है। क्योंकि नेचर नहीं चाहती कि इन्फेक्शन हो, क्योंकि नेचर चाहती है कि अगला मंथ एकदम फ्रेश लेयर आए, हो सकता है इम्प्लांटेशन हो जाए, हो सकता है नया जीवन पनपना चालू हो जाए, नहीं आया क्या, नेचर तो जीवन को देखती है ना, तो जीवन की तैयारी के लिए एकदम सब कुछ परफेक्ट रखती है नेचर। यहां तक समझ में आया। हाँ, हाथ उठाओ। हाँ, कॉन्ट्रैक्शन भाई कराएगा नहीं, वो तो लेयर है, वो करेगी, उसको कौन कराएगा, उसको ये कराएगा, वो तो करेगी, ये कराएगा, नहीं आई, वो तो कौन, वो तो लेयर है, मसल्स, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं भाई, एंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होने से रहे, पेरीमेट्रियम में होने से रहे, कॉन्ट्रैक्शन जब भी होंगे मायोमेट्रियम में होंगे, सिंपल। हाँ कराएगा, ये वो करेगी, कोई डाउट, आगे बढ़ जाए। हाँ,
फिर से बोल, कितना? 5? 3 to 5 का मतलब होता है कि इतने में बंद हो जाता है, किसी में 3 दिन में, किसी में 4 दिन में, किसी में 5 दिन में, पर पूरी फेज एक दिन से लेकर के एक दिन तो काउंट करोगे ना। अंत दिया है उन्होंने, अंत 3 दिन बाद भी हो सकता है किसी किसी फीमेल में, 3 दिन तक ही मेंस्ट्रुअल होता है, किसी में 4 दिन तक होता है, मैक्स टू मैक्स 5 दिन तक होता है। तो मैंने पूरा ड्यूरेशन लिखा है, पहले दिन से लेकर हम 28 दिन की साइकिल लेके चल रहे हैं, पहले दिन से 5वें दिन तक, ठीक है। अब हम सेकंड फेज में एंटर कर रहे हैं, फॉलिकुलर फेज। क्यों बोला फॉलिकुलर फेज? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है भाई यहाँ पर, साथ में प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? तो प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम हो रहा है यहाँ पर, भाई एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट कर रही है, फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए हम उसको फॉलिकुलर और प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं। कितने दिन की होती है भाई? बोलो, 6 to 13 डेज पर एक बार क्वेश्चन आया, ऐसी कौन सी फेज है जो 7 से 8 दिन की होती है? टोटल कितने दिन हो गए जरा देखो, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 से 8 दिन हो गए, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकता है 7 to 8 डेज। नहीं आई बात? तो एक ही है ना, वो दिन के हिसाब से हो गई, टोटल कितने दिन की होती है ये ऐसे हो गई। फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है? डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स। अभी बच्चे मिले 3 के, वो बोल रहे हैं कि 3 में तो सब कुछ खत्म हो गया। सही बात है, हम पीछे रह गए इतने हैं, और हमसे आगे। अरे यार, मुझे इससे लगा मैं पीछे चल रहा हूँ। चलो, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, कोई नहीं, ठीक है, मैं फरवरी लास्ट बोला है तो करा दूंगा। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, अब इसके बाद क्या ह्यूमन हेल्थ चालू करना है मुझे आकर के? रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो यही करा के जाऊंगा भाई इस बार। चालू क्या करना है? ह्यूमन हेल्थ तो चालू करना है, और ह्यूमन हेल्थ के बाद अगले हफ्ते में आगे बायोटेक चालू कर देनी है, खत्म। डेवलपमेंट ऑफ, अरे खत्म तो यार दो भाई, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, भाई फॉलिकल का क्या हो रहा है यहाँ पर? डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं फॉलिकल के डेवलपमेंट की बात करता हूं, अरे तुम्हें तो ऐसा लगा अभी खत्म हो गया, अभी खत्म नहीं हुआ भाई, अभी होगा। देखो ये क्या है, सारे के सारे फॉलिकल्स क्या है? ये सारे फॉलिकल डेवलप होते हैं क्या? एक ही क्यों होगा? भाई नेचर चाहती है यूट्रस के अंदर एक ही बच्चा हो, एक से ज्यादा बच्चे होंगे तो छीन झपटी होगी, मैं खाऊंगा कि मैं पीऊंगा, न्यूट्रिशन तो लिमिटेड है ना, तो इससे क्या होगा, कोई भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो नेचर क्या चाहती है? एक हो, एकदम परफेक्ट हो, बेहतरीन हो, नेचर का कंसेप्ट तो यही है। तो वो कैसे पॉसिबल है? जबकि हार्मोन तो, बट ट्विंस कहां से आ गए? ट्विंस जब भी होते हैं तो हमें तो देखना कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, कमजोर होते हैं, कोई ना कोई इनको अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, हो सकता है एक बहुत कमजोर हो जाए, थोड़ा सा सही हो जाए, डिपेंड करता है ना, ट्विंस में दिक्कत होती है। और जहां 3-4 बच्चे हो गए वहां तो और समस्या होती है बहुत सारी रियल लाइफ में, ठीक है। नहीं नहीं, बच्चों के डेवलपमेंट में दिक्कत आती है ना, यूट्रस तो उतना ही है ना, समझ में आया? समस्या डेवलपमेंट की, ठीक है। तो यहां पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन? FSH, इन फॉलिक सबको दावत देगा, दावत सबको देगा, नींद आ रही है? दावत सबको देगा, पर दावत में नहीं, जैसे तुम सब खाने जाते हो, तुम में से कोई ना कोई एक भुक्कड़ होगा, बाद बाकी के जाएंगे, टहलेंगे, थोड़ा चखेंगे, एक एक बस जाते लगातार लगातार, बस लगातार खाने में लगा हुआ है, नहीं है क्या? कोई ना कोई भुक्कड़ जरूर होगा दोस्तों में, बाद बाकी दोस्त जाएंगे टेस्ट करेंगे। ऐसे मत कर, भुक्कड़ जी लग रही है। जो जितना दुबला पतला होगा ना, समझो उसका BMR उतना ज्यादा होगा, वो ज्यादा खाएगा
और सब बर्बाद करेगा। समझ रहे हो? ये सारा कर रही है ना, एक्चुअल में यही होगी। हाँ हाँ हाँ, जो एक दूसरे पे सारा कर रहे हैं तो समझ लो वही होंगे। नहीं लग रहा वो, तो उसके लिए बोलता तो एक बार को मान लेता मैं। कभी देखें, जो स्लम बच्चे होते हैं उनको आप प्रॉपर खाने को दो, मतलब खूब जब खाते हैं, पर बहुत ज्यादा खा जाते हैं वो नॉर्मल व्यक्ति से, ऐसा क्यों? नहीं, उनको ये होता है कि कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ में है? हाँ हाँ, तो वो ज्यादा खा जाते हैं इस चक्कर में, अपनी जरूरत से ज्यादा खा जाते हैं और फिर भी दुबले पतले रहते हैं। ठीक है, नहीं नुमान तो तू सही है, हेल्थ में तो ठीक है, तू कमजोर ज्यादा है। ठीक है, अब हेल्थ सिलेक्शन के बाद सही कर लियो। ठीक है, 6 महीने मिलते हैं तैयारी, मतलब स्टार्टिंग के, इस 6 महीने के अंदर सिलेक्शन के बाद ढंग से अपनी की, समझ रहे हो ना? हाँ, तो भाई समझ में आ गया, कोई एक ऐसा होगा इन सब में जो भुक्कड़ होगा, पर वो भुक्कड़ कमजोर नहीं रहेगा, वो एकदम तंदुरुस्त होगा। नहीं आया क्या? सबसे डोमिनेंट होगा। तो इन सब में कोई ना कोई तो होगा जो क्या होगा, डोमिनेंट। सारा खेल डोमिनेंट ही करता है, ये समझना। ये डोमिनेंट है, बाद बाकी के तो जस्ट ठीक है, थे कोई नहीं। समझ रहे हो ना? इनसे कोई मतलब नहीं। एक ना एक फॉलिकल क्या होगा, डोमिनेंट फॉलिकल हो जाएगा। इन सब में कोई तो एक होगा जो सबसे बेहतर होगा। समझ में आया? तो एक क्या होगा, डोमिनेंट फॉलिकल होगा। कोई ना कोई एक डोमिनेंट फॉलिकल होगा। जो डोमिनेंट फॉलिकल होगा वो लार्ज अमाउंट में हार्मोन निकालेगा। क्या निकालेगा? हार्मोन। दो हार्मोन निकालेगा, एक तो निकालेगा इनहिबिन, कौन सा, इनहिबिन। दूसरा क्या निकालेगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। तो इनहिबिन क्या काम करता है? इनहिबिन क्या काम करता है? ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट सिक्रेशन ऑफ एफएसएच, सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। तो जब एफएसएच का सिक्रेशन ही इनहिबिट हो जाएगा तो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल रुक जाएगा। जो आगे बढ़ गया बस वही आगे जाएगा, बाद बाकी के वहीं रह जाएंगे। तो नेचर का काम हो गया ना पूरा, जो एक है वही आगे जाकर के इस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट करेगा, एक सिंगल बेबी होगा। ठीक है, ये इनहिबिट करेगा किसको, इनहिबिट करेगा किसको, एफ एस एच। क्या करिए बेटा, डीजेनरेट क्यों कर जाएंगे? पढ़े हैं, पढ़े रहेंगे। अगर नंबर आ गया डीजेनरेशन का तो डीजेनरेट भी कर जाएंगे। एट्रेशिया तो चल ही रहा है ना। हजारों सेल डिजेनरेट कर रही हैं, हजारों कह रहा हूं, मिलियन सेल डिजेनरेट कर रही हैं, कि भारी निकलती हैं सब। फिर हाँ, खा जाते हैं, प्रोटियोसोम खा जाते हैं उसको भाई, बाहर निकलना जरूरी थोड़ी ना है। अब एस्ट्रोजन की बात करें, एस्ट्रोजन क्या काम करेगा जरा बताओ भाई। ये प्रक्रिया कहां चल रही थी, ओवरी। अब प्रक्रिया कहां चलेगी, यूटरस। अब यूटरस में एस्ट्रोजन क्या काम करेगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग मतलब प्रोलीफ्रेशन, प्रोलीफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव फेज बोल रहे हैं और इसी इसको फॉलिकुलर फेज बोल रहे हैं, कि डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल हो रहा है। कोई डाउट? खत्म। अब तीसरी फेज कौन सी होगी, ओव्यूलेशन। भाई 13 दिन हो चुके, 14वां दिन आ गया। 14वां दिन जो आएगा वहां एक इवेंट होगा, पर इवेंट 13वें दिन ही हो जाएगा। तो आखिर ऐसा क्या होगा 13वें दिन, 13th डे? तो एट द एंड ऑफ फॉलिक्यूलर फेज, समझना, एट द एंड ऑफ follicular phase, size of Graphian
फॉलिकल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जब साइज बढ़ जाएगा तो नो डाउट हार्मोन का लेवल भी बढ़ जाएगा। इस साइज के बढ़ने की वजह से क्या होगा, इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, या आप ऐसे भी कर सकते हो एस्ट्रोजन एट पीक। पीक पर आ गया, जब एस्ट्रोजन पीक पर आएगा सीधा ये जाकर के हाइपोथैलेमस की घंटी बजाएगा। पर ये पिट्यूटरी को भी नहीं छोड़ेगा, ये सीधा एक घंटी किसकी बजाएगा, हाइपोथैलेमस की, दूसरी घंटी किसकी बजाएगा, पिट्यूटरी की। नहीं आया क्या, एंटीरियर लोब की। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस की घंटी बजाते ही तुरंत हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा, जीएनआरएच। जीएनआरएच तुरंत ही जीएनआरएच एंटी पिट्यूटरी से कहेगा कि भाई एलएचएफएसएच निकालो, एलएच और एफएसएच निकालो। पर ये भी तो बेचारा यहां से कहेगा कि हाँ एलएच निकालो। नहीं आया क्या भाई, इसने पिट्यूटरी को कहा कि एलएच निकालो, इसने जीएनआरएच को स्टिमुलेट किया, ये एलएचएफएसएच दोनों निकलवाएगा। यानी एलएच के सोर्स कितने हो गए, दो, एफएसएच का सोर्स एक ही है। इसीलिए कहते हैं यहां पर एलएच की क्या आएगी, सर्ज, जबकि एफएसएच की क्या आएगी, पीक। नहीं आया क्या, और एलएच सर्ज क्या काम करती है, ओव्यूलेशन। यानी अगर इस एस्ट्रोजन का लेवल छठवें दिन ही हाई पीक पर है, मान लो एस्ट्रोजन का लेवल छठवें दिन पीक पर है, मान लो, मतलब मैं एक बता रहा हूं, एक मिनट रुकना, लिख लेना, छठवें दिन ही पीक पर है, तो बताओ ओव्यूलेशन किस दिन हो जाएगा, सातवें दिन हो जाएगा। भाई ओव्यूलेशन अर्ली भी हो सकता है, ओव्यूलेशन डिले भी हो सकता है, किस पर निर्भर करता है, एस्ट्रोजन की पीक पर। एस्ट्रोजन की पीक अगर मान लो छठवें दिन ही हाई पीक पर है, मान लो, तो सातवें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात, सातवें दिन पीक पर है तो आठवें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, नवें दिन पीक पर है 10वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, समझ रहे हो, 12वें दिन पीक आ रही है 13वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा, 13वें दिन पीक आ रही है 14वें दिन हो जाएगा, 18वें दिन पीक आ रही है 19वें दिन होगा। यानी ओव्यूलेशन अर्ली भी हो सकता है, ओव्यूलेशन डिले भी हो सकता है। तुम समझ रहे हो ना, ओव्यूलेशन अर्ली भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, डिपेंड किस पर करता है, उस फीमेल की मानसिक स्थिति पर, मानसिक दशा पर। समझ रहा है मेरी बात, मानसिक टर्म इसलिए जोड़ा क्योंकि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन। ठीक है, हाँ एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, हाइपोथैलेमस डिसाइड करता है कितना जीएनएच निकालना है, उस हिसाब से एलएचएफएसएच निकलते हैं, उस हिसाब से, समझ रहे हो, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल होता है, उस हिसाब से तेजी से ग्रोथ होती है, उस हिसाब से एलएचएफएसएच की पीक आती है, तब जाके ओव्यूलेशन होता है। आई या नहीं आई, पर ओव्यूलेशन के बाद के 14 दिन फिक्स होते हैं, उनमें कोई हाइपोथैलेमस का रोल नहीं है, फिक्स 14 फिक्स। ओव्यूलेशन छठवें दिन हुआ तो बाद बाकी 14 फिक्स होंगे, 18वें दिन हुआ 14 लास्ट के फिक्स होंगे, वो तो होंगे ही होंगे। ठीक है, जिसमें ल्यूटियल फेज होती है, ल्यूटियल फेज को 14 दिन मिलते हैं, वो मिलते ही मिलते हैं, चाहे मानसिक दशा कैसी भी हो। नहीं आया क्या, उस पर मानसिक दशा मेंटल स्टेट का कोई इफेक्ट नहीं आता। समझ में आया भाई, किसका मोबाइल बज रहा है, तभी तो कहते हैं फीमेल्स को खुश रहना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए। समझ में आया, ठीक है, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि ये चीजें देखो सबकी, चाहे बॉयज हो चाहे उनकी मम्मी है, सब फीमेल ही है। ठीक है, बहनें हैं, माताएं हैं, ठीक है, तो हमेशा उनको कष्ट नहीं देना चाहिए। लड़के बहुत दुखी करते हैं मम्मी को, बहनों को, करते नहीं करते हैं, नहीं करते हो, अच्छी बात है, बहनों को तो परेशान करते हो। मैं तो देखा है भाई बहन में तो भयंकर युद्ध होते हैं, मतलब चोटी पकड़ के दे ताड़ बाड़ सब होता है। अच्छा हाँ हाँ, ये भी होता है कभी कभी, मंझला भाई मेरे साथ सीधे साधा होता है, ठीक है, छोटा भी ठीक है, पर सबसे छोटा जो होगा वो लड़ाई करता है भाई। तू सबसे छोटा है तो लड़ता होगा छोटों में तो लड़ाई होती है। हाँ, तो मतलब सीधी सी बात है, खुश रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि खुश रहने से ही, ठीक है,
आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे फ्यूचर में आप लोगों के समझ लो पार्टनर हो, कोई भी हो, ठीक है। किसी को दुखी नहीं करना है कभी, आई या नहीं आई, ठीक है। खुश रहोगे, चीजें सही रहेंगी तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है तो सब अच्छा ही रहता है भाई। स्वास्थ्य का ही खेल है, मानसिक दशा का खेल है सारा का सारा। तो इतना समझ में आ गया कि ये ओव्यूलेशन अर्ली भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, हाँ या ना। अगर एक तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मान लो मेंस्ट्रुअल साइकिल 30 दिन की है तो बताओ डे ऑफ ओव्यूलेशन निकालो, तो आप 14 जो फिक्स होते हैं ना वो घटा दोगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपसे कहा जाए 12 दिन की है, डे ऑफ ओव्यूलेशन बताओ, नहीं 12 दिन की नहीं, हाँ 18 दिन की है, तो डे ऑफ ओव्यूलेशन, समझ गए ना मेरी बात। तो बस आप 14 घटा दोगे लास्ट में। तो ऐसे ही मैं एक फॉर्मूला यहां लिख देता हूं छोटा सा। अरे निकल गया मुंह से भाई, कौन था, यही होगी। अरे हाँ 12 दिन, ऐसे नहीं कहते हैं भाई, निकल गया, डेटा है ना डेटा। कोई नहीं, ठीक है। निकाल लोगे ना। अब बताओ कोई डाउट। अब एक चीज समझ में आ रही होगी आपके कि यहां, अच्छा सॉरी, ध्यान से देखना जो हार्मोन हार्मोन समझना चाह रहे थे। एफएसएच बढ़ा था, अचानक से एफएसएच क्या हो गया, कौन किसने घटा दिया, इनहेबिन, इनहेबिन। अगर यहां से इनहेबिन नहीं निकलता तो एफएसएच नीचे नहीं आता। समझ रहे हो ना मेरी बात भाई। एलएच का सर्ज है जबकि एफएसएच की पीक है। दोनों पीक कब बन रही हैं, 14th डे, 14वें दिन ही तो आ रही हैं। अरे हाँ या ना, कोई डाउट। अरे हाँ या ना भाई, चलो ठीक है, वापस आ रहा हूं। अब बात करेंगे ल्यूटियल फेज, सिक्रेटरी फेज। क्यों बोल रहे हैं ल्यूटियल फेज, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। यस, फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि यहाँ लॉ कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ रहे, कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है। और कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, जो क्या रिलीज करेगा, रिलीज मेनली प्रोजेस्टेरोन। पर इसके अलावा, क्योंकि इस फेज का मेन हार्मोन प्रोजेस्टेरोन ही है, पर इसके अलावा एस्ट्रोजन, इसके अलावा रिलैक्सिन, इसके अलावा इनहेबिन। इनहिबिन हमेशा किसको इनहिबिट करेगा, एफ एस एच, कभी कंफ्यूज होना ही नहीं है आपको। अच्छा, प्रोजेस्टेरोन क्या काम करेगा, प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होता है, मेंटेन। प्रोजेस्टेरोन क्या काम करता है, मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, मेंटेन एंडोमेट्रियम। मेंटेन कैसे करेगा, मेंटेन में क्या करेगा, ठीक है ये, एंड एंड जब मेंटेन करेगा ना उस समय क्या हो जाएगा, जब बढ़ेगा एंडोमेट्रियम बिकम हाईली वैस्कुलर सिक्रेटरी ग्लैंडुलर।
ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, हल्की सी फीबरस कंडीशन, हल्का सा होता है फीबर सा आ रहा है, ठीक है, आता नहीं है, हल्का सा फीलिंग कि यार फीबरस बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ ओव्यूलेशन, ठीक है, कि यार ओव्यूलेशन हुआ है और अचानक से प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा है, और ये प्रोजेस्टेरोन ही थर्मोजेनिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ होता है ना, हल्का सा, वो किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होता है। तो प्रोजेस्टेरोन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मोजेनिक इफेक्ट, नहीं आया क्या, बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ता है वो इसी की वजह से बढ़ता है, कोई डाउट। इम्प्लांटेशन कहां से आ गया अभी है? फिर से बोल। अरे इम्प्लांटेशन तो बाद की बात है, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, इम्प्लांटेशन कहां से आ गया यहाँ पर। प्रोजेस्टेरोन सिर्फ और सिर्फ एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है, इम्प्लांटेशन के लिए ट्रोफोब्लास्ट से निकलने वाला लाइटिक एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, हाँ वो रोल प्ले करेगा इम्प्लांटेशन में। अच्छा एस्ट्रोजन क्या काम करेगा भाई, अगेन एक बार थिकनिंग और होनी है, एक बार थिकनिंग हो चुकी है, एक बार फिर से होगी और ज्यादा बेटर और बेहतर, ठीक है, तो आपके तो अगेन थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग को हम प्रोलिफरेशन बोलते हैं। बताओ। हाँ हाँ, सीक्रेट यूट्राइन मिल्क, यस, अब उसमें मरुला आएगा ना, फ्लोट करेगा, कोई ना कोई भी खाली यूट्रस तो डब्बा तो होगा नहीं, डब्बे में गिर गया नीचे तो सर्विक्स में चला जाएगा वो, तो नेचर नहीं चाहती ऐसा हो जाए, तो नेचर एक लिक्विड भर के रखती है अंदर तब तक, हल्का सा लिक्विड जिसे आगे फ्लोट करता है और धीरे से फंडस या साइड वाले पार्ट में आके अटैच हो जाता है, जिससे इसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं, जो मैं कराऊंगा अभी इम्प्लांटेशन। यहां तक कोई डाउट। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगी, अप्रोक्सीमेटली 14 दिन, जैसे 14वां दिन आएगा अचानक से एलएच नीचे जाएगा, और एलएच नीचे जाएगा, एलएच ये वेंटेने देखो यहां मान लो, ठीक है, लगभग 27-28 मान लो, 28वां दिन, ध्यान से देखना, 28वां दिन, 27 से 28, 28 डेज, अचानक से क्या हो रहा है, एलएच क्या कर रहा है, यहां से एकदम नीचे गया, एकदम नीचे गया, गया नीचे, एलएच का नीचे जाना क्या बता रहा है, डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, एफएसएस नीचे नहीं गया, एलएच क्योंकि अब एफएसएस बढ़ेगा क्योंकि फॉलिकुलर फेज आनी है, और एलएच नीचे जा रहा है क्योंकि डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम होना है, तो मतलब एनसीईआरटी का ग्राफ एक एक चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, पर ध्यान से देखो तो मैं हर चीज बता रहा है वो, अब इस पर आ रहे हैं, एलएच एफएसएस बताओ, आ गया, हाँ हाँ हाँ, उलझा क्यों रहा है अपने को सुलझा, उलझा मत भाई, तो तुम पढ़ाई की अप्रोच थोड़ा ऐसी रखा ना, सिंपल वाली, तो ऐसी अप्रोच रखते हो कचरा कर देते हो एकदम, मतलब सिंपल चीज को भी इतना कचरा करोगे, सिंपल तरीके से, ये तो है, अपने फोकस कर, ये बढ़ रहा है, यहां से इनिबिन निकल रहा है, इनिबिन जाकर के फिर सिक्रेशन इनिबिट कर रहा है, सिंपल, हाई हो रहा था, अब डाउन हुआ ना, वो पीक आएगी, वो पीक कब आएगी, जब एस्ट्रोजन जाकर के घंटा बजाएगा, किसका, हाइपोथैलेमस का, और साथ में किसका, पिट्यूटरी का, समझ, तब जीएनआरएच और एलएच तेजी से निकलेंगे, जीएनआरएच एलएच और एफएचएस को तेजी से निकालेगा, अचानक से पीक आएगी, वो पीक ही तो ओव्यूलेशन कराती है, कोई डाउट, पूरी पिक्चर है, समझो तो समझ में आ गया। अब आ जाओ यहां पर, ध्यान से देखना, धीरे धीरे फॉलिकल क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं,
और फॉलिकल के बढ़ने के साथ साथ किसका लेवल बढ़ रहा है? एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है। प्रोजेस्टेरोन अभी कुछ नहीं कर रहा, जैसा था वैसा ही है, कुछ अंतर नहीं है। तो किस दिन इसकी पीक आएगी? 13वें दिन, 14वां, 13th डे, बताई दी अभी मैंने। 13वें दिन एस्ट्रोजन की पीक आएगी। कोई डाउट? फिर अचानक से एस्ट्रोजन डाउन चला जाएगा क्योंकि ओव्यूलेशन हो जाएगा। फिर धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो फिर से एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। तो लगभग किस दिन बढ़ेगा? 23 से 25वां, 23 से 25 डे, इसकी एक बार पीक और आएगी। आई ज्यादा, हाँ वो तो एवोल्यूशन करा ही रहा है ना। ठीक है, अब प्रोजेस्टेरोन पर फोकस करो। जैसे ही इवोल्यूशन होगा तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल, थर्मोजेनिक इफेक्ट, और इसकी पीक 21वें दिन के आसपास पीक पर होगा, 21 डेज। कोई डाउट? आप बताओ। इसका इफेक्ट जैसे ही आप नीचे मेम्ब्रेन पे देखोगे, देखो यहाँ हल्के कलर की है, अब डार्क होती जा रही है, ब्लड वेसल्स कॉइल होते जा रहे हैं, अचानक से फिर हल्की हो गई क्योंकि टूटना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो गई। अब बताओ क्या चीज समझ में नहीं आ रही? वो अपनी तैयारी कर रहा है, इतना नहीं बढ़ रहा है, वो अपनी तैयारी कर रहा है क्योंकि उसको जाके फॉलिकल को सब बढ़ाना है आगे जाकर के। ठीक है, तो अपना अपना काम स्टार्ट कर देता है। धीरे धीरे बड़ा, हल्का बढ़ेगा, फिर ये थोड़ा सा मेंटेन रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर डाउन जाएगा नीचे। ये डाउन गया। यस, ये क्या ना चाहिए क्या? इनिबिन क्यों निकल रहा है? इनिबिन चाहता है कि भाई एक इवेंट पूरा हो जाए तब आगे से कोई काम होगा। तो इनिबिन दो काम करता है, एक तो स्टार्टिंग में अनचाहे फॉलिकल के डेवलपमेंट को रोक देता है, दूसरी बार क्या काम करता है जब से निकलेगा, इससे ये निकल रहा है इनिबिन, ये चाहेगा क्योंकि भाई ये 14 दिन बड़े इंपॉर्टेंट दिन है, इन 14 दिन के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव होगी, इम्प्लांटेशन होगा, कहीं ऐसा ना हो नया फॉलिकल फिर से डेवलपमेंट चालू कर दे, तुरंत जाके क्या करेगा, एफएसएस को इनिबिट कर देगा कि किसी और फॉलिकल को मत भेज दियो, हो सकता है फर्टिलाइजेशन हो जाए, हो सकता है ये साइकिल रोकनी पड़े हमें 9 महीने के लिए, तो किसी फॉलिकल को आगे मत बढ़ने दियो, रोक के रख उसको, जब मैं हरी झंडी दूंगा कि हाँ फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो तू प्रोसेस आगे बढ़ाइयो। वो तो थोड़ी देर के लिए रोका था भाई, वो तो इसलिए रोका था कि सिर्फ एक फॉलिकल आगे बढ़े, अब एक भी फॉलिकल आगे ना बढ़े इसलिए रोकना है, क्योंकि ये 14 दिन बड़े इंपॉर्टेंट दिन होते हैं। क्या बेटा? 40 डेज के लिए होते हैं। कोई डाउट? कोई डाउट? तो सो भी गए बच्चे तो आधे। तुम इतने स्लो स्लो दिमाग चलाते हो, क्वेश्चन क्विक पूछा करो, हाँ सर आगे, अब धीरे धीरे सब पूछ रहे हैं तो और कुछ सोचते हैं, हाँ ऐसा हो रहा है, अरे तुम दिमाग लगाओ, आगे बढ़ो, आ गया तो फिर, हाँ इससे ये रहती है एकदम एक्टिव। तुम हंसते हो, वो सिलेक्शन लेके निकलेगी जिस दिन ना, तब तुम देखना, तब ये हंसेंगे, रोएंगे। आ जाओ अब भाई, थोड़ा शांत हो जाओ क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म बताता हूँ, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा मैं सही चीजें बताता हूँ जो बुरी लग जाती हैं, समझ रहे हो ना? हाँ, तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तुम सब तो नहीं पहुंचोगे दिल्ली एम्स की पहली सीट पर, कोई एक आदि पहुंचेगा, ठीक है, तो एक आध कौन पहुंचेगा जो सबसे बेस्ट है? सिंपल सी बात है, क्योंकि जर्नी में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं मच्छर भी खा रहे होंगे उनको, मैं देख के जो आया हूँ समझ में जो मुझे आ रही है, कई बच्चों को अच्छे से खाना भी नहीं मिल रहा होगा यहाँ पर, कई बच्चों को सुख सुविधाएं घर वाली नहीं मिल रही होंगी, मिल रही है क्या?
नहीं मिल रही होंगी ना, घर जैसी कहाँ मिल जाएंगी, मिल रही हैं, नहीं मिल रही है ना। हाँ, तो यही तो है स्ट्रगल, तुमने इस स्ट्रगल को अच्छे से निकाल लिया, निकालने का मतलब है उसको सही पॉजिटिव वे में ले लिया, तो भाई तुम पहुंच जाओगे जिस पर्पज से आए हो। और तुम उसी में खो गए कि यार खाना नहीं मिल रहा, क्या पढ़े यार, खाना ही पेट भूखा है, पढ़े क्या हम, ठीक है, गर्मी लग रही है, क्या पढ़े, ठंडी बहुत लग रही है, पढ़े क्या यार, यार हीटर भी नहीं है हमारे पास, तो पढ़ाई नहीं होगी हमसे, नहीं समझ में आया। ठीक है, आज सब्जी खराब हो गई, और सूखी रोटी थोड़ी ना खाएंगे, चलो तफरी करने चलते हैं बाहर, कुछ खा के आते हैं। तो इससे सब क्या है, सब ये हिंड्रेंस है जो तुम्हारी जर्नी में आएंगी, और जिसकी जर्नी में ज्यादा हिंड्रेंस आएंगी समझ लो, हाँ, तो तुम्हें डाइवर्जन ज्यादा मिलेंगे, और तुम डाइवर्जन को अगर झेल गए तो तुम निकल जाओगे, सिंपल सी बात, वही यहाँ मैकेनिज्म होने वाली है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझना मेरी बात, फर्टिलाइजेशन में होता क्या है, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना में कितने स्पर्म का इंसेमिनेशन होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म का एंटर करते हैं वजाइना के अंदर, क्या सारे पहुंचेंगे ना। सर्विक्स के अंदर क्या देखने को मिलने वाले हैं आपको, मैक्रोफेज, मैक्रो, साथ में और क्या मिलने वाला है, एसिड, एसिडिक पीएच, ये सब मारेंगी इन स्पम्प्स को, फिर यहां तक यूट्रस तक कितने पहुंचेंगे, लगभग 10,000 के आसपास, ज्यादा नहीं। फिर फाइनली बारी किसकी आई, फेलोपियन ट्यूब की, फेलोपियन ट्यूब की। तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन के अंदर कौन इंतजार कर रहा था इन स्पर्म का, ओ वाह, बेसब्री से इंतजार कर रहा था कब स्पर्म आएंगे। स्पर्म पहुंचे यहां तक 10,000, पर यहां तक रह गए 200 से 250 के आसपास, इतने चाहिए यार, इतने भी कम नहीं पहुंचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, भी बारात में कुछ तो नाचने वाले चाहिए ना भाई, शादी तो एक की होनी है मानता हूं, पर नाचेंगे नहीं तो शादी कैसे होगी, नहीं है तो कुछ तो चाहिए, लड़के वाले की तरफ से भी चाहिए, लड़की वालों की तरफ से भी चाहिए, ठीक है, तो नाचने वाले चाहिए, उसमें मत जाना, ठीक है, नाचने वाले चाहिए, ठीक है, मतलब दोस्त चाहिए, सिंपल सी बात, ठीक है, दोस्त आएंगे, समझ रहे हो ना, और इस बाल को फोड़ने में हेल्प करेंगे, पर कोई एक होगा जो अंदर एंटर कर जाएगा, समझ में आया। हाँ, नहीं चाबी तो सबके पास था, समझ रहे हो। हाँ, आ जाओ, आओ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, नहीं 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 नहीं, अपॉइंटमेंट तो क्लास के बाद के जाएंगे ना, वो तो 1 घंटे का प्रोसेस होता है पूरा। अच्छा, हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन, मैं छोड़ता हूँ। हाँ, समझ गया ना मेरी बात, तो क्या होगा, कोई एक होगा जो विजेता कहलाएगा, क्लियर है, 43 है। तुम्हें क्या लगता है फर्टिलाइजेशन क्या स्पर्म ओवा का मिलना ही फर्टिलाइजेशन है, स्पर्म ओवा के मिलने से लेकर के जायगोट तक के बनने की पूरी प्रक्रिया, इसको आप फर्टिलाइजेशन टर्म यूज करोगे, पूरी प्रक्रिया को मिला दिया जाए तो फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, समझना मेरी बात। तो फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड गैमीट ईच कंटेन 23 क्रोमोसोम, जायगोट बनेगा, जायगोट तक के बनने की पूरी मैकेनिज्म को आप क्या बोलोगे, फर्टिलाइजेशन, प्रोड्यूसिंग जायगोट, ये पूरी मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन है, ये एनसीईआरटी से का नहीं है, पर नीट में 3 बार आया है, पीवाईक्यू में मैंने डाल भी रखे हैं, इसलिए मैंने एक लाइन जरूर ऐड कर दी है, व्हाट इज कैपेसिटेशन, क्या है कैपेसिटेशन, एनसीईआरटी में नहीं है, पर नीट में 3 बार रिपीट किया है कैपेसिटेशन, ठीक है। कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन वजाइनल ट्रैक्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, उसके एक्टिव होने की मैकेनिज्म को उसको
उस लायक बनने की मैकेनिज्म जो ओवा को फर्टिलाइज कर पाए उसको हम कैपेसिटेशन बोलते हैं। जैसे उसको उस ट्रैक से निकलना है जिसके अंदर एसिड का तालाब भरा हुआ है, जिसमें मगरमच्छ पड़े हुए हैं, पकड़ के खा जाएंगे उसको, नहीं आया क्या? तो क्या करना होगा, उस सारे सिस्टम को डाइल्यूट करना होगा। क्या करना है? डाइल्यूट करना है, जिसकी वजह से वो एसिड को भी पार कर पाए और उन मैक्रोफेज मगरमच्छ को भी पार करके आगे निकल पाए। डाइल्यूट हो जाएगा तो कंडेंस है, बहुत ज्यादा, बहुत एसिड है, बहुत मगरमच्छ पड़े हुए, तो तुम निकल नहीं पाओगे। एक कम मगरमच्छ है, डाइल्यूट हो जाए और एसिड डाइल्यूट हो जाए तो तुम निकल जाओगे आगे। तुम्हारे हाथ में एक हैंड ग्रेनेड दे रखा है हमने, तुम्हें जाना है और अपनी मंजिल पर उस हैंड ग्रेनेड को फोड़ के आना है, नहीं आया क्या? ये तुम्हारा उद्देश्य है, टारगेट, नहीं आया क्या? अब तुम निकल तो गए, तुमने हैंड ग्रेनेड भी वहां तक पहुंच भी गए, दुश्मन के पास तक हैंड ग्रेनेड फेंक भी दिया तुमने, पर फटा ही नहीं, क्योंकि तुमने पिन नहीं निकाली थी, नहीं आया क्या? समझ रहे? इतनी तुमने मुश्किलें सहन की, वहां तक पहुंचे, पर छोटा सा काम नहीं कर पाए, पिन नहीं निकाली तुमने। तो तुम्हें उसकी पिन भी निकालनी है, और ऐसा भी ना हो जाए कि पिन निकाली खुद ही गिर गए, अपने ऊपर ही फट गया, ये भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है? तो सही समय पर पिन निकालनी है, ठीक है? तो ये पूरी तैयारी जो है ना, इसको बोलते हैं कैपेसिटेशन। तो कैपेसिटेशन के अंदर स्पर्म को हम तैयार करते हैं, उस लायक बनाते हैं कि वो स्पर्म क्या काम कर ले, फर्टिलाइज करने की एबिलिटी रखे ओवा को। तो स्पर्म के ऊपर खास टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन्स। अब इन प्रोटीन का रीअरेंजमेंट होता है, चेंज होते हैं, तब जाकर के स्पर्म तैयार होता है फर्टिलाइजिंग एबिलिटी रखने वाला, ठीक है? ग्लाइकोप्रोटीन्स लगे हुए थे, देखो अलग टाइप के थे, जब तैयारी होगी तो अलग टाइप के हो गए, चेंज हो गए, रीअरेंजमेंट हो गया ग्लाइकोप्रोटीन का। क्या बेटा? जब वजाइनल ट्रैक में आएगा तब, ठीक है, वो चेंज होंगे। चेंज क्या होगा? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर एजैकुलेशन इन वजाइना ट्रैक, ठीक है, या रीअरेंजमेंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, इनका रीअरेंजमेंट हो गया, चेंज हो गया। यानी एक तरीके से हमने पिन निकाल दी। अगर हमने चेंज ही नहीं किया तो स्पर्म चला भी जाए कुछ फायदा ही नहीं है वहां तक, ठीक है? ये फटेगा नहीं, एक्रोजोम एक्रोजोम फटेगा नहीं तो एंजाइम नहीं निकलेंगे, एंजाइम नहीं निकलेंगे तो बाकी वॉल ब्रेक नहीं होगी, वो पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा। समझ में आया? तो ये एक तो ये प्रोसेस इतने से काम बन जाता है, इतने से फिर इसमें समझा दिया है हमने कि रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अराउंड द हेड ऑफ द स्पर्म, इनका रिमूव करना। जब तक रिमूव नहीं करोगे, पिन को नहीं हटाओगे, ये फूटने लायक नहीं बनेगा। डायल्यूशन ऑफ डी कैपेसिटेशन फैक्टर, डी कैपेसिटेशन का मतलब होता है जो कैपेसिटेशन का विरोध करे। विरोध कौन करेगा? एसिड, मैक्रोफेज, इनको डाइल्यूट करना। और फाइनली उस ट्रैक में कैल्शियम होना चाहिए। कैल्शियम टेल की मोटिलिटी को बढ़ाएगा, जितनी मोटिलिटी फास्ट होगी उतनी इसमें तेजी से आगे बढ़ भाग पाएंगे और तेजी से इसको क्रॉस कर पाएंगे। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो स्पर्म की मोटिलिटी स्लो हो जाएगी और फैगोसिटिक बढ़ जाएगी और स्पर्म मारे जाएंगे सारे के सारे। तो एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू स्पर्म कॉजिंग मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली, पास थ्रू सर्विक्स, एंटर इन द यूट्रस एंड फाइनली कहां पर पहुंचेंगे? एम्पुलरी रीजन। ये एनसीईआरटी से लिया है पूरा मैंने, एम्पुलरी रीजन। और वहां पहुंच करके तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। पर एनसीईआरटी एक लाइन और लिखती है, फर्टिलाइजेशन तभी संभव है यहां से ओवा निकले, वहां से स्पर्म आए, साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली दोनों मिलते हैं तब जाकर के फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए हर कॉपुलेशन फर्टिलाइजेशन को लीड नहीं करता। समझ में आया? क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियसली स्पर्म और ओवा का साथ साथ जाना जरूरी है, तब एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। समझ में आया? तो अब ये मैकेनिज्म जो होगी इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप होगा एक्रोसोमल रिएक्शन। भाई स्पर्म पहुंचेगा किसके पास? एक्रोसोम फटेगा, एंजाइम रिलीज होंगे, ठीक है? ताला चाबी मैकेनिज्म होगी, ठीक है? ताला चाबी समझते हो ना? जैसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं ओवा के पास, कुछ होते हैं स्पर्म के पास। जब तक वो प्रोटीन सेट नहीं होंगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। समझ में आया? तभी तो दो अलग अलग स्पीसीज के गैमीट आपस में फ्यूज नहीं करते। समझ में आया? भाई कुत्ते का गैमीट मतलब मेल गैमीट क्या गधे के फीमेल गैमीट को फ्यूज कर देगा? दो अलग स्पीसी गैमीट कभी आपस में फर्टिलाइज, क्योंकि उनके सरफेस पर मिलने वाले प्रोटीन स्पेसिफिक होते हैं। जब तक वो एग्लूटिनेशन की मैकेनिज्म नहीं होगी, जैसे मान लो ये है ओवा, ओवा की सरफेस पर यहां एक खास टाइप का प्रोटीन लगा हुआ है। क्या बोलेंगे इस प्रोटीन को? ये है स्पर्म। स्पर्म की सरफेस पर एक खास टाइप का प्रोटीन लगा हुआ है। क्या बोलेंगे इस प्रोटीन को? इसको क्या बोलेंगे?
और इसको क्या बोलेंगे? इसको हमको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजिन या एंटी फर्टिलाइजिन? एंटी, मेल में एंटी फर्टिलाइजिन होंगे। हाँ, एंटी फर्टिलाइजिन, और यहाँ क्या होंगे? फर्टिलाइजिन। नाम है फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन, इट इज अ ग्लाइकोप्रोटीन्स। ठीक है, हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन्स है। जब ये चाबी इस ताले में फिक्स हो जाएगी, क्या बोलते हैं इसको? एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एग्लूटिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? एग्लूटिनेशन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो एग्लूटिनेशन की मैकेनिज्म इनिशिएट होगी, उसके बाद जाकर के ये एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो, जिसके अंदर एंजाइम निकलेंगे और ये एंजाइम आकर के आगे की रिएक्शन को चालू करेंगे। ठीक है, तो मैं, एक डॉक्टर है सामने, जरा अपॉइंटमेंट ले लिया है इन लोगों ने, मैं मिल के आता हूँ सामने तक, है ना, उसका हाथ के लिए। ठीक है, तो यहां तक मैंने आज करा दिया है, कल मैं इसको निपटा दूंगा। अब समझने वाला पार्ट तो खत्म हो गया। रोकना मत, ठीक है? क्या? वो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होती हैं। जब दो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, वो भी नेचुरल नहीं बनता, हम बनाते हैं, हम बनाते हैं लैब में। लैब में तो हम दो अलग अलग स्पीसीज को के गैमीट को भी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी से फ्यूज करा देंगे, सेंडाई वायरस यूज करके। क्या समझ में आगे दे रहे? अब तेरी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। क्या? वो हम करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब में भी बनाते हैं ना, फिर किसी ओवरी में डाल करके, यूट्रस में डाल करके। तुरंत अभी चली जाएगी वो, कोई डॉक्टर है, कोई पता नहीं क्या।